Hello guys, welcome to MB Pathshala. So today's session is on parasummary concepts and practice. So in this session we will discuss some concepts और फिर कुछ questions हम solve करने वाले हैं. So before we start guys, do check out this Snap and Nmat batch. अगर आप prepare कर रहे हो Snap and Nmat के लिए तो you can check it out. Okay, so let me talk about the main concepts. So सबसे पहली चीज, when it comes to this term parasummary, टर्म सुन के हमें लगता है कि लिटरली हमें एक डिस्कशन की समरी निकालनी है. ठीक है, द मीनिंग ऑफ द वर्ड समरी इज दैट यू शुड बी एबल टू कैप्चर all the nuances, all the aspects of the given discussion. But in reality, this is a misnomer. ठीक है, सो पैरा समरी सिर्फ एक टर्म है. उसका मतलब ये नहीं है कि आपको लिटरली समरी ही फाइंड करनी है. इट्स जस्ट दैट आउट ऑफ दोस 4 ऑप्शंस यू हैव टू फाइंड any one option that is factually correct and has maximum information. It's not that you have to find summary in the absolute sense. Okay, so it's a misnomer. That means the literal meaning of the word does not match with what is expected of you. Okay, no option is absolutely perfect. Choose the one that's relatively better. सबसे important चीज, बहुत बार ऐसा होता है, स्टूडेंट्स ने भी मेरे से क्वेश्चन पूछा है कि सर ये आंसर है इसका, तो ये आंसर कैसे हो सकता है, इसमें ये चीज तो मिस हो गई, या ये पॉइंट तो सर इसमें आया ही नहीं. सो गाइस, यू हैव टू अंडरस्टैंड समथिंग दैट हाउ डू यू थिंक a paper setter will make a question difficult or tricky? He will never give you an absolutely perfect option, right? So out of all the options that are given to you, there is this one option that is relatively better. हो सकता है कि वो बाकी ऑप्शन से 5% बेटर हो सकता है कि वो बाकी ऑप्शन के कंपैरिजन में 10% ज्यादा इंफॉर्मेशन लेता हो. ठीक है, लेकिन कभी भी वो 100% परफेक्ट नहीं होगा. सो रिमेंबर दिस दैट द ऑप्शन दैट is counted as an answer is just better than the other options. It's not like it has everything. Okay, look out for superfluous expressions. अभी superfluous expressions क्या होता है? The meaning of the term superfluous is extra, more than required. कोई भी चीज जो सुपरफ्लुअस है वो हमेशा एक्स्ट्रा होगी, वो एडिशनल होगी, वो यूजलेस होगी. ठीक है, और वो इररेलेवेंट होगी. तो मेरे पास कई बार क्या होता है कि ऐसे ऑप्शंस मुझे दिखेंगे जिसमें वैसे तो सब कुछ सही है, बट लास्ट में जाके एक सर्टेन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को आपने ऐड कर दिया, और एंड सम ऑफ यू मे इग्नोर इट थिंकिंग कि ठीक है, एक एस्पेक्ट और एक एंगल और ऐड कर दिया या एक वर्ड ऐड कर दिया मे बी, तो क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है. देखो, ऑप्शंस में से आपको सिर्फ वो ऑप्शन चूज करने हैं जो एग्जैक्टली वही बात कर रहे हैं जैसा डिस्कशन में कहा गया है. उससे कुछ एक्स्ट्रा अगर किसी ऑप्शन में आ रहा है तो वो ऑप्शन आपका डिफॉल्ट रॉन्ग हो जाएगा. ठीक है, हालांकि उसमें बाकी सब कुछ सही है, लेकिन फिर भी उस एक एक्स्ट्रा वर्ड की वजह से, उस एक एक्स्ट्रा फ्रेज की वजह से, ठीक है, वो आपका ऑप्शन हो जाएगा रॉन्ग. ओके, सो लुक आउट फॉर सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस. समटाइम्स वी टेंड टू इग्नोर इट, सो ध्यान रखना है. ठीक है, सो लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन. ओके, so let's see. Privacy challenged office workers may find it hard to believe, but open plan offices and cubicles were invented by architects and designers who thought that to break down social walls that divide people, you have to break down the real walls too. So privacy challenged office workers इस चीज को बिलीव नहीं कर पाएंगे कि जो ओपन प्लान ऑफिसेज होते हैं, ठीक है, ये इन्वेंट किए थे ऐसे आर्किटेक्ट्स और डिजाइनर्स ने जो कि सोशल वॉल्स को गिराना चाहते थे. और सोशल वॉल्स को गिराने के लिए उनको ऐसा लगता था कि सोशल वॉल्स को तभी गिराया जा सकता है जब आप रियल वॉल्स को भी गिराओगे. ओके, सो आई थिंक यू कैन रिलेट. समाज में लोगों के बीच में डिफरेंसेस होते हैं, उन डिफरेंसेस को खत्म करने के हिसाब से जो आपके आर्किटेक्ट्स और डिजाइनर्स हैं, जिन लोगों ने ओरिजिनली ओपन प्लान ऑफिसेज बनाए होंगे, उन्होंने ये सोचा होगा कि ओपन प्लान ऑफिसेज बना के, ओपन प्लान का मतलब जिसमें कोई क्यूबिकल्स वगैरह नहीं होते, कोई दीवारें नहीं होती, इट्स लाइक इट्स ऑल ओपन. ओके, यू सिट इन दैट ओपन स्पेस, राइट? सो उनका ये सोच होगा कि जो सोसाइटी के अंदर डिफरेंसेस हैं लोगों के बीच में, आपस में इकोनॉमिक डिफरेंसेस हैं, रेशियल डिफरेंसेस, उनको हटाने के लिए हमें दीवारों को हटाना पड़ेगा. Modernist architects saw walls and rooms as downright fascist. Okay, so जो मॉडर्निस्ट आर्किटेक्ट थे उनको ऐसा लगता था कि ये जो दीवारें हैं, वॉल्स हैं, और ये जो रूम्स हैं, ठीक है, जो क्यूबिकल्स बनते हैं ऑफिसेज में, वो फैशिस्ट है. फैशिस्ट ऑब्वियसली कैरीज अ नेगेटिव कनोटेशन, दैट मींस समवॉट इंडिकेटिव ऑफ डिक्टेटोरियल सॉर्ट ऑफ माइंडसेट.
ओके, सो ऑब्वियसली उनको लगता था कि दीवारें और ये रूम बनाना एक फैशिस्ट फिलॉसफी की या फैशिस्ट आइडियोलॉजी का रिफ्लेक्शन है, तो ऑब्वियसली उन लोगों ने ये सोच से वॉल्स और रूम्स को हटा दिया होगा. The spaciousness and flexibility of an open plan would liberate homeowners and office dwellers from the convenience of boxes. So, जैसा ओपन ऑफिस में आपको स्पेस मिलता है, फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है ओपन प्लान की वजह से, उनकी ऐसी सोच थी कि उसकी वजह से होम ओनर्स काफी फ्री फील करेंगे एंड दे वुड बी फ्री फ्रॉम दी बॉक्सेस. ठीक है, बॉक्सेस मतलब क्यूबिकल्स में आपको बंद होके नहीं बैठना, आराम से घूमो, इधर उधर जाओ. ठीक है, सो दैट्स लाइक दैट इज व्हाट दे थॉट. But companies took up their idea less out of democratic ideology than a desire to pack in as many workers as that they could. This is where the twist comes. Companies ने इस आइडिया को इस लिए उठा लिया क्योंकि उनको पता था कि ओपन प्लान ऑफिसेज में हम ज्यादा से ज्यादा वर्कर्स को फिट इन कर सकते हैं. तो उनका यहां पर्पस था वर्कर्स को मैक्सिमम फिट इन करना, विच मीन्स दे वर थिंकिंग मोर अबाउट देयर लाइक the profit aspect कि कम खर्चे में कम you can hire a limited space का office but still you can pack in more people. Okay, so it made more business sense. So उन लोगों ने इस आइडिया को इसलिए नहीं उठाया क्योंकि डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी में उनका विश्वास था, but actually they were thinking about business. They can pack in as many workers as possible. The typical office plan office of the first half of 20th century was a white collar assembly line. Guys, this word has a very important message here. Assembly line क्या होती है? Assembly line जहां पे cars वगैरह मैन्युफैक्चर होती हैं. So you have this machines का setup और बैक टू बैक वो मशीन्स अरेंज्ड होती हैं और एक सर्टेन चीज को मैन्युफैक्चर करती है. तो अगर मैं इंसानों के लिए, लोगों के लिए बोल रहा हूं कि व्हाइट कॉलर असेंबली लाइन बनाना चाह रहे थे, तो उसका मतलब क्या है? ऑब्वियसली यहाँ पे जो मीनिंग है वो ये दैट दे वर ट्रीटिंग ह्यूमंस लाइक मशीन्स और ह्यूमंस वर नथिंग मोर देन अ रिसोर्स फॉर देम. ओके, सो this idea of open plan offices was picked up by companies because it made business sense and they could exploit workers by fitting maximum workers in limited space. It's just like using machines for your own benefit, just like what you see in assembly lines. White collar का मतलब आप जानते होंगे, white collar का मतलब होता है the sort of jobs that you do in service sector. Okay, assembly line you already know. ठीक है, assembly line is like जो manufacturing होती है उसमें machines का जो सीक्वेंस होता है जिसमें आप एक के बाद एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते हो. तो अगर आप व्हाइट कॉलर असेंबली लाइन बनाना चाह रहे हो ऑफिस को, तो इसका मतलब आप ह्यूमंस को एक तरीके से मशीन्स की तरह ट्रीट करके मैक्सिमम बेनिफिट डराइव करना चाह रहे हो उन लोगों से. क्यूबिकल्स वर इंटीरियर डिजाइनर्स अटेम्प्ट टू पुट सम सोल बैक इन. सोल का मतलब आत्मा होता है, यहाँ पे ऑब्वियसली मेटाफोरिकल सेंस है. सो इंटीरियर डिजाइनर्स क्यूबिकल्स को वापस से लेके आना चाह रहे हैं ताकि ऑफिस में वापस से सोल को डाला जा सके. दैट मीन्स the office could become again the same way as it used to be before. अभी इंटीरियर डिजाइनर्स इस कोशिश में कितने हद तक कामयाब हो पाए वो हमें नहीं पता, बट हाँ एक आइडिया लग रहा है कि इंटीरियर डिजाइनर्स जो हैं वो अटेम्प्ट कर रहे हैं. अटेम्प्ट का मतलब कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, अभी कितना कर पाए कितना नहीं कर पाए हमें नहीं पता, वो कोशिश कर रहे हैं कि क्यूबिकल्स को वापस से लाया जाए. ऑप्शन देखते हैं. Wall-free office spaces did not quite work out their utopian inventors intended. Utopian का मतलब एक ऐसा सोसाइटी जहां पे सब कुछ अच्छा है. तो अगर यूटोपियन इन्वेंटर्स की मैं बात करूं तो इसका मतलब सॉर्ट ऑफ इन्वेंटर्स हु थॉट विद एवरीथिंग गुड इन माइंड. ठीक है, ओके, परफेक्ट समाज है ना, ऐसी सोसाइटी जहां पे कुछ भी गलत नहीं है. सो दैट इज अ यूटोपियन सोसाइटी. अ लॉट ऑफ people confuse it with imaginary. Imaginary उसका derived meaning होता है. The reason is because it is not possible that everything is perfect in the world. So a utopian society is a sort of society where everything is perfect. ठीक है, यूटोपियन इन्वेंटर्स आर दोज इन्वेंटर्स जिनकी सोच बहुत अच्छी है, जो सब कुछ समाज में अच्छा अच्छा करना चाहते हैं. ठीक है, तो ए ऑप्शन ये कह रहा है कि वॉल फ्री ऑफिस स्पेसेस जो हैं वो उस हिसाब से काम नहीं करें जिस हिसाब से उनके यूटोपियन इन्वेंटर्स ने सोचा था. एक्चुअली वो एक्सप्लॉइटेशन का एक जरिया बन गई जो कंपनीज लेबर को एक्सप्लॉइट कर सकती थी. एक्सप्लॉइटेशन का मतलब यहाँ पे ऑब्वियसली कंपनीज वर ट्राइंग टू यूटिलाइज as much benefit out of this whole situation of open offices, right? Okay, so वो हम लोगों ने बात की, they could fit in more and more people. So technically there is nothing wrong in this, so we can keep this option.
एज वन ऑफ द पोटेंशियल आंसर्स। बाकी ऑप्शंस को देखते हैं कि किसी और ऑप्शन में से ज्यादा इंफॉर्मेशन आ रही है क्या। वॉल फ्री ऑफिस स्पेसेस कुड हैव वर्कड आउट द वे द यूटोपियन इन्वेंटर्स इंटेंडेड। वॉल फ्री ऑफिस स्पेसेस उस हिसाब से काम कर जाती जिस हिसाब से उनके यूटोपियन इन्वेंटर्स ने सोचा था। अब यहां पे एक चीज देखो, दिस इज हाइपोथेटिकल। यहां पे आप किसी चीज को जो कि हुई नहीं है उसके बारे में एक अंदाज लगा रहे हो कि हो सकता है कि ऑफिस स्पेसेस उस हिसाब से ही काम करती जैसा कि उनके इन्वेंटर्स ने सोचा था, है ना। तो यार हमें क्या पता कि वॉल फ्री ऑफिस स्पेसेस उसी हिसाब से काम कर भी पाती क्या जिस हिसाब से इन्वेंटर्स ने सोचा था। और फिर आप आगे कहते हो कि ये तब होता जब कंपनीज ने वर्कर सेटिस्फैक्शन पे ध्यान दिया होता। पहली चीज, वर्कर सेटिस्फैक्शन की यहां पे डिस्कशन नहीं चल रही। कंपनीज अगर वर्कर सेटिस्फैक्शन पे ध्यान देती उसकी वजह से ये प्लान सक्सेसफुल हो जाता जो इन्वेंटर्स ने, यूटोपियन इन्वेंटर्स ने सोचा था। इस चीज के बारे में हमें कह पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि वी हैव नो इन्फॉर्मेशन कि ये प्लान सक्सेसफुल होता तो कब सक्सेसफुल होता। ठीक है, तो एज ऑफ नाउ तो ये प्लान फेल हो गया उनका। उन्होंने जो सोचा था उस हिसाब से तो कंपनीज ने वॉल फ्री ऑफिस स्पेसेस को यूज किया नहीं। अब अगर सक्सेसफुल होता तो क्यों सक्सेसफुल होता, वी कैनॉट टेक अ कॉल ऑन दैट बिकॉज दिस इज बियॉन्ड दी स्कोप। ओके, सो ये हमारे स्कोप के थोड़ा सा बियॉन्ड चला गया। ठीक है, सो इस ऑप्शन को अपन नहीं ले सकते यहाँ पे। ठीक है, लेट्स लुक एट दी सी ऑप्शन। ओके, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, लेट मी। ओके, सो सी ऑप्शन को एक बार नजर डालते हैं। सो गाइज, सी ऑप्शन क्या है, वॉल फ्री ऑफिस स्पेसेस डिड नॉट क्वाइट वर्क आउट एज डिजायर्ड एंड देयरफॉर क्यूबिकल्स केम इनटू बीइंग। ठीक है, सो दिस ऑप्शन इज सेइंग कि वॉल फ्री ऑफिसेस उस हिसाब से नहीं काम किए जिस हिसाब से सोचा था, इसीलिए क्यूबिकल्स बनाए गए। ठीक है, अब यहां पे एक चीज देखो, वॉल फ्री ऑफिस स्पेसेस नहीं काम किए जिस हिसाब से जैसा उनको बनाने वालों ने सोचा था, वहां तक तो बात ठीक है। लेकिन उसके आगे ये बोलना देयरफॉर क्यूबिकल्स केम इनटू बीइंग, ये देयरफॉर की वजह से यहां पे कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप बन गया। ओके, कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप का मतलब कि भाई देयरफॉर के जस्ट पहले जो वर्ड आता है वो आपका कॉज होता है। ठीक है, और उसके बाद में जो आपका जो भी फ्रेज है, जो भी सेंटेंस है, वो दैट इज द इफेक्ट। सो अब यहां प्रॉब्लम यह है कि वॉल फ्री ऑफिस स्पेसेस जिस हिसाब से सोचा था वैसे काम नहीं किए, मान ली बात। लेकिन क्या वो उस कॉज की वजह से क्यूबिकल्स वापस से इफेक्ट में आ गए। अब देखो, क्यूबिकल्स केम इनटू बीइंग का मतलब यह है कि क्यूबिकल्स अब हमारे ऑफिस में वापस आ चुके हैं। क्यूबिकल्स केम इनटू बीइंग। ठीक है, एक्चुअली अगर आप डिस्कशन को देखोगे ना तो क्यूबिकल्स वापस से ऑफिसेज में अभी आए नहीं है। इंटीरियर डिजाइनर्स कोशिश कर रहे हैं कि क्यूबिकल्स को वो वापस लेके आए, पहली चीज। दूसरा, क्योंकि पुराना वाला प्लान वर्क नहीं किया, इसकी वजह से क्यूबिकल्स वापस से आ गए हैं। ये कहना कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप क्रिएट करना इज एब्सोल्युटली रॉन्ग बिकॉज एज फार एज द डिस्कशन गोज दिस इज नॉट क्लियर, राइट। सो वी कैन रूल आउट दिस ऑप्शन वेरी इजिली बिकॉज दिस इज फैक्चुअली रॉन्ग। डी ऑप्शन पे आते हैं, वॉल फ्री ऑफिस स्पेसेस डिड नॉट क्वाइट वर्क आउट एज द कंपनीज डोंट बिलीव इन डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी। क्या हम ये बोल सकते हैं कि कंपनीज जो हैं उनका वॉल फ्री ऑफिस स्पेसेस का फंडा इसलिए काम नहीं किया क्योंकि वो डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी में बिलीव नहीं करती? नहीं, हम ये नहीं बोल सकते। पता है क्यों? क्योंकि यहां पे एक्चुअली ना हमें रीजन पता ही नहीं है कि वो डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी में बिलीव करती भी है कि नहीं करती। यहां पे देखो, जो चीज दे रखी है ना उसको ध्यान से समझना। What it says is that companies took on this plan not because of democratic ideology but because they wanted to fit in as many workers as possible. So जब आप ये बोलोगे तो इसका हिंदी में क्या मीनिंग हुआ कि as per the passage it simply says that the companies were taking this plan because they wanted to make as much business sense from this plan, क्योंकि कम स्पेस में ज्यादा वर्कर्स को फिट इन करना में बिजनेस ज्यादा बेटर आपको है ना, बिजनेस का
पर्सपेक्टिव ज्यादा बेटर आता है, क्योंकि बिजनेस क्या चाहेगा कि कम खर्चे में काम हो जाए ना, ठीक है। यहाँ देखो, देन अ डिजायर टू पैक एज मेनी वर्कर्स एज दे कुड। तो भाई ये रीजन था, क्योंकि वो चाहते थे कि जितने ज्यादा से ज्यादा वर्कर्स भर सके उतना बेहतर है, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा है, लेस आउट ऑफ डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी। लेस आउट ऑफ डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी का मतलब क्या हुआ कि अगर उनका डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी में विश्वास था भी, तो डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी में डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी का होना उतना बड़ा रीजन नहीं था जितना बड़ा रीजन ये था कि ज्यादा वर्कर्स को कम स्पेस में भरा जाए। ओके, सो नाउ फ्रॉम दिस डिस्कशन आई कैन नॉट एग्जैक्टली से कि उनका डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी में किस लेवल तक उनका विश्वास था। हाँ, लेकिन एक चीज मुझे समझ में आ रही है कि वॉल फ्री ऑफिस स्पेसेस का जो ओरिजिनल पर्पस है वो इसलिए फेल हो गया बिकॉज दीज पीपल वांटेड टू फिट इन एज मेनी वर्कर्स एज पॉसिबल। सो आई कैन 100% से दैट डी ऑप्शन इज इनवैलिड बिकॉज it has nothing to do with democratic ideology. It is related to the idea of fitting in as many workers as possible. So guys, यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा A option because A option is the perfect option, nothing wrong. Okay, so I hope ये समझ में आया. Let's move on to the next question. Okay, so guys, have a look at the next question and then we will take this for discussion. Okay, so let me just adjust this. Okay, chaliye. So let's look at the question, guys. What is the question that we have here? Both Socrates and Bacon were very good at asking useful questions. In fact, Socrates is largely credited with coming up with the way of asking questions, the Socratic method. So दोनों Socrates and Bacon, okay, these two fellows were very good at asking useful questions. तो भाई दोनों बहुत अच्छे थे useful questions पूछने में. In fact, Socrates is largely credited with coming up with the way of asking questions, the Socratic method. Socrates जो था उसने एक नया तरीका निकाला क्वेश्चंस को पूछने का, उसको हम कहते हैं सोक्रेटिक मेथड. सो सोक्रेटिक मेथड में क्या होता था, विच इटसेल्फ इज एट द कोर ऑफ साइंटिफिक मेथड. तो Socratic method is basically is at the core. That means it's an important part of scientific method. Popularized by Bacon. ठीक है, so Bacon is the other fellow. Okay, so there is something common between these two people. That is, both of them are बेसिकली यूजिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली साइंटिफिक मेथड. बिकॉज जो सोक्रेटिक मेथड है वो साइंटिफिक मेथड के बेस में है और साइंटिफिक मेथड जो है वो बेकन ने पॉपुलराइज किया है. The Socratic method disapproves argument by finding exceptions to them and therefore lead your opponent to point where they admit something that contradicts their original position. So Socratic method क्या करता है कि वो किसी दूसरे पर्सन के या किसी भी आर्ग्यूमेंट को इस तरीके से डिसअप्रूव करता है कि वो उस आर्ग्यूमेंट में एक्सेप्शंस को निकालेगा. अब एक्सेप्शंस का मीनिंग आई थिंक जानते हो गया. अब एक्सेप्शंस का मतलब जो भी आपने आर्ग्यूमेंट दिया उस आर्ग्यूमेंट के डोमेन में जो चीज फिट नहीं करती, जिसको आप उस आर्ग्यूमेंट के थ्रू एक्सप्लेन नहीं कर सकते. बहुत सारी चीजों में एक्सेप्शंस होते हैं, ग्रामर के रूल्स वगैरह होते हैं, तो उसमें ना कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं इंग्लिश में, आपने देखा होगा ना कि वो फॉलो नहीं करते इस रूल को. तो सोक्रेटिक मेथड में क्या होता था कि दे वुड डिसअप्रूव एन आर्ग्यूमेंट बाय फाइंडिंग एक्सेप्शंस टू देम, और एक्सेप्शंस निकाल के आप अपोनेंट को उस पॉइंट पे ले जाते हो कि जहां उनको मानना पड़े कि हाँ भाई मेरी जो ओरिजिनल पोजीशन थी उसमें कुछ गड़बड़ थी, सो दे हैव टू कॉन्ट्राडिक्ट देयर ओरिजिनल पोजीशन. Okay, so Socratic method is basically about finding exceptions and trying to prove the argument wrong by finding exceptions to it. So finally, that is what Socrates did. In common with Socrates, Bacon stressed it was important to disapprove a theory as it was to prove one, and real world observations and experimentation were key to achieving more both aims. ये बहुत important statement है क्योंकि यहाँ पे एक चीज इन्होंने mention की है कि ये चीज दोनों में common थी. क्या common था? सोक्रेटिस और बेकन में कॉमन ये था कि उनका ये मानना था कि किसी थ्योरी को डिसअप्रूव करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि उसे प्रूव करना है. अब एक चीज देखो, सोक्रेटिक मेथड इज मोर अबाउट डिसअप्रूविंग अ थ्योरी बाय फाइंडिंग एक्सेप्शंस टू इट. बेकन और सोक्रेटिस में कॉमन ये है कि डिसअप्रूव दोनों करना चाहते हैं, लेकिन डिसअप्रूव के साथ साथ दे ऑल्सो वांट टू प्रूव इट. दैट मीन्स कि किसी भी आर्ग्यूमेंट के दोनों एस्पेक्ट्स को दे वांट टू टेक इनटू अकाउंट
they want to prove it, they also want to disapprove it, so that they can weigh both the sides कि disapprove करेंगे तो क्या इसमें लॉजिक है, अप्रूव करेंगे तो क्या लॉजिक है. सो दे वांट टू वर्क ऑन बोथ दी साइड्स, और उनके अकॉर्डिंग रियल वर्ल्ड ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू ये दोनों टारगेट्स हम पूरे कर सकते हैं. Bacon also saw science as a collaborative affair with scientists working together, challenging each other. ठीक है, तो बेकन के अकॉर्डिंग भाई साइंस जो है वो कोलैबोरेशन के थ्रू ही हो सकती है, और साइंटिस्ट को आपस में एक साथ काम करना चाहिए. गुड एनफ. ऑप्शन देखते हैं. बोथ सोक्रेटिस एंड बेकन एडवोकेटेड क्लेवर क्वेश्चनिंग ऑफ अपोनेंट्स टू डिसअप्रूव देयर आर्गुमेंट्स एंड थ्योरीज. यहां दिक्कत क्या है, सोक्रेटिस और बेकन में जो कॉमन फैक्टर था वो ये नहीं था कि सिर्फ वो डिसअप्रूव करना चाहते हैं. ठीक है, वो डिसअप्रूव भी करना चाहते हैं और वो प्रूव भी करना चाहते हैं. उनके अकॉर्डिंग इट इज इंपॉर्टेंट टू डू बोथ दी थिंग्स. ओके, लुक एट दिस. कॉमन फैक्टर क्या है, इट इज एज इंपॉर्टेंट टू it was as important to disapprove a theory as it was to prove one. दोनों चीजें हैं. So guys, this is incomplete. We can rule this one out. Second, both Socrates and Bacon advocated challenging arguments and theories by observation and experimentation. Challenging arguments and theories, चलो मान ली बात, disapprove करना चाहते हैं, exceptions निकालना चाहते हैं, Socratic method वगैरह, और observation और experimentation की भी बात हुई है. ठीक है, but the point is, again, this is an incomplete option because it is missing out on the fact that the common factor was that it's important to do both the tasks. That is approving it and then giving some logic to it and then also disapproving. Okay, so it's important to do both the things. इसमें भी वो चीज नहीं कैप्चर हुई. नेक्स्ट पे आओ. Both Socrates and Bacon advocated confirming arguments. Okay, so ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि यहाँ पे तो आपने सिर्फ साफ साफ बोल दिया कि they want to confirm arguments. No, they also want to disapprove it. Both Socrates and Bacon advocated examining arguments and theories from both sides. Guys, this is important. Both sides का मतलब दोनों तरफ के लॉजिक दो, डिसअप्रूव का भी लॉजिक दो और प्रूव करने का भी लॉजिक दो. अब यहाँ पे ना जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, पता है क्या है, देखो सारे ऑप्शंस में ना बोथ सोक्रेटिस एंड बेकन की बात हुई है. दैट मीन्स कि बोथ सोक्रेटिस एंड बेकन के बाद जो भी पार्ट आएगा सेंटेंस का, उसमें ऐसी चीज होगी जो दोनों में कॉमन थी. और कॉमन चीज क्या थी, दे थॉट दैट इट वाज इंपॉर्टेंट टू डिसअप्रूव एज वेल एज प्रूव अ थ्योरी. यानी कि बोथ दी साइड्स. और बोथ दी साइड्स का जो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, दैट इज ओनली कवर्ड इन your D option. So the only option that is factually correct as per the passage is option D for Delhi. Okay, now again this question proves that when we look for the right answer, it is not the perfect answer. You can see D option में भी सब कुछ cover नहीं हो रहा, but D option is any day better than any of the other choices that we have A, B and C. तो उनसे वो any day better है. That is why D option D for Delhi is the correct answer. Okay, so that's it guys. I'm going to see you in the next session. Bye bye. Take care.